रूस यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसी शहर को हुआ है तो वो है मारिउपोल। 49 दिन की जंग में शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की मीडिया ने मारिउपोल शहर का वीडियो जारी किया है जिसमें रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है। मिसाइल हमले में सब जलकर खाक हो गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। यूक्रेन ने कहा कि रूस दावा कर रहा है कि वो नाजी लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, लेकिन आप इन इमारतों पर हुए हमलों को देखते हुए बता सकते हैं कि रूस की सेना कितनी बर्बर है। उधर रूस ने अप्रैल में कच्चे तेल की बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिससे साफ हो गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से रूस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मौका मिल गया। समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। बताया गया कि 2022 में इस वक्त रूस के तेल का एक्सपोर्ट सबसे ऊंचे स्तर पर है। मतलब ये कि यूक्रेन पर आक्रमण से पहले वो जितना तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, अब उससे भी ज्यादा तेल विदेशों में भेज रहा है। ये सब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद है। ऊपर से कच्चे तेल की महंगाई ने रूस को और ज्यादा मालामाल कर दिया है। इसके अलावा खबर है कि कच्चा तेल बेचने वाले देशों के संगठन ओपेक ने भी एक बड़ा बयान दिया है। ओपेक की तरफ से साफ कहा गया है कि रूस के तेल की भरपाई मुमकिन नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये कि अमेरिका के प्रतिबंधों से रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील दिख रहे हैं। एक तस्वीरें जो सामने आई है उसमें उत्तरी पश्चिमी इलाके बोरिदियांका की है, जहां रूसी बमबारी की वजह से रिहायशी इमारत खंडर में तब्दील हो गई है। जगह जगह मलबे का ढेर है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीम को मलबे में से अब तक 4 लोगों के शव को निकाल चुकी है। अभी मलबा हटाने का काम जारी है। तो वहीं अमेरिका का साथ देने के चक्कर में जापान ने बैठे बिठाए अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। जापान के सामने बिजली और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह है रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। जापान लगातार यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस के खिलाफ बोलता रहा है। जापान के एनर्जी सेक्टर का कुछ रूस की कंपनियों में बड़ा निवेश है। रूस का विरोध करने के बावजूद जापान ने अपना निवेश बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा भी कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जापान की तरफ से किया गया। अब जापान को डर सता रहा है कि रूस पलटवार करते हुए नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जापान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। जापान के पास नेचुरल गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है। जापान के पास केवल 3 हफ्ते की नेचुरल गैस को रखने की ही क्षमता है। इसलिए जापान की सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपना स्टॉक जितना जमा कर सकते हो अभी कर लें, क्योंकि अभी तक जापान को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। इसलिए अभी रिजर्व को पूरी तरह भरने का मौका है। दूसरा आदेश यह दिया गया है कि अगर रिजर्व के भरने के बाद भी गैस बचे तो उसे एक्सपोर्ट करने की गलती ना करें, बल्कि जापान की ही दूसरी कंपनियों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा जा सके। हालांकि जापान के लिए परेशानी यह भी है कि वहां पर नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी होता है। मतलब अगर गैस की सप्लाई ठप होती है तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जापान की सरकार की चिंता बढ़ गई, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जापान में कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने हैं। चुनाव में मौजूदा सरकार को जनता से वोट हासिल करने हैं और वहां की सरकार के सामने चुनौती 2 है। पहली तो ये कि रूस के खिलाफ लोगों में पनप रहे गुस्से का ध्यान रखना है, और दूसरी ये कि अपने देश की जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा करना है। पहली शर्त को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और अब दूसरी शर्त के लिए जापान में खलबली मची है। उधर रूस की सेना ने खार्किव पर बमों की बारिश कर दी। जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है, जिसके बाद उसने शहर पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी मिसाइलों ने शहर की कई बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। खार्किव के कई इलाकों में इमारतें आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। शहर में जहां तक नजर गई सब कुछ तहस नहस दिखा। इस बीच वहां के एक इलाके में हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल ने वहां एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। मिसाइल की इमारत से टकराने के बाद इतनी जोर का धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। जबकि धमाके के बाद आग का एक बवंडर आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। जैसे जैसे आग का ये गोला ऊपर उठता गया, वो और फिर बड़ा होता गया। उसके अंदर से निकली चिंगारियां आसपास के इलाके में गिरने लगी। ऐसा लगा मानो एक बम फटने के बाद वहाँ कई और बम फट रहे हों। आग के साथ वहाँ से निकले धुएं ने भी एक बड़े हिस्से को ढक लिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इस हमले में खार्किव के एक बड़े रिहायशी इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। उधर ब्रिटेन के रहने वाले यूक्रेन के एक सैनिक ने रूस की फौज के सामने सरेंडर कर दिया और उसने ऐसा करने के पीछे अपनी मजबूरी भी बताई। बताया गया कि एडन असलिन नाम का ये जवान 2018 में यूक्रेन गया था।
और खबर है कि वो वहां पहुंचा तो था अपने प्यार के लिए, उस लड़की के लिए जो निकोलेव की रहने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचकर एरिन अस्लिन यूक्रेन की सेना में भर्ती हो गया था। बताया गया कि उसे यूक्रेन की फौज में शामिल हुए सितंबर में 4 साल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एरिन ने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। एरिन अस्लिन ने बताया कि मारियोपोल को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अब ना उसके पास खाना बचा है और ना गोला बारूद। उसने सरेंडर करने को अपनी मजबूरी बताया। Russian forces have continued to target the civilian areas where we're not located. माना जा रहा है कि ये सरेंडर मारियोपोल में रूस के ड्रोन से केमिकल हथियार गिराने की खबर के बाद हुआ। बताया गया कि जब एरिन अस्लिन अपने देश को रूस के कब्जे से बचाने के लिए जंग के मैदान में उतरा, उन्हीं दिनों में उसे अपनी शादी रचानी थी। एरिन अस्लिन इससे पहले सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि मारियोपोल में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब तक वहां करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और सड़कों पर शव जहां तहां पड़े हैं। इस बीच यूक्रेन ने ड्रोन से बम बरसाकर रूस के T-72 टैंक को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान से रूस के एक टैंक पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंक से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही ड्रोन से एक और बम गिराया गया, जिसने टैंक के ठीक ऊपर की तरफ वार किया। इस बार भी बम के टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ, लेकिन ड्रोन से बम बरसाए जाने का सिलसिला थमा नहीं और उसने तीसरी बार टैंक को निशाना बनाकर एक और बम छोड़ दिया और इस बार के हमले ने रूसी सेना की T-72 टैंक को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। तो वहीं यूरोप के देश लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने जंग से तबाह यूक्रेन के बोरोद्यांका का दौरा किया। ये वो इलाका है जहां रूस की सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा था। और इसी के बाद लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इंद्रिदा शिमोनीते वहां पहुंची। इस दौरान उन्होंने खंडहर में बदल चुके कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे में उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान बिखरे दिखे। दावा है कि रूसी मिसाइलों के हमले में ये इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं, जबकि जो इमारतें बच गईं वो भी लोगों के रहने लायक नहीं बची। हालांकि इतना सब होने के बावजूद यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और यूक्रेन की सेना अपने लोगों की मदद में जुटी नजर आई। वहां मलबे के ढेर में जिंदगियों को तलाशने का काम अब भी जारी है, मगर लिथुआनिया की प्रधानमंत्री यूक्रेन में ये तबाही देखकर दुखी नजर आई। And I was witnessing only a small part of evidence of the crimes against humanity. अपने इस दौरे में लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जारी इस जंग में यूक्रेन को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कई बैठकों के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। इस बीच पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जंग की वजह से रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बाढ़ आ गई है। वहीं दुनिया भर से पाबंदियां लगने से भड़के पुतिन ने कहा कि इससे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिलेगी।